हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को उपनिवेशीकरण डीकोलोनाइजेशन बताया था, जो आपके यूनिट 4 से लिया गया था। आज मैं यूनिट 4 से ही आपको विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका के बारे में बताने जा रहा हूं। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि उपनिवेशीकरण कैसे होता है या उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश क्या है, और उपनिवेश जैसे जैसे आज़ाद होते हैं, जैसे जैसे स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो जब यह जो देश होते हैं, जो उपनिवेश देश होते हैं, जब यह स्वतंत्र होते हैं, तो जब स्वतंत्र होने की स्थिति में होते हैं तो इनका काफ़ी आर्थिक दोहन हो चुका होता है। इनके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो चुका होता है। ऐसे में यह देश अत्यधिक कमज़ोर हो जाते हैं। इनके पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन नहीं रहते हैं, क्योंकि जो साम्राज्यवादी राष्ट्र होते हैं यह उपनिवेशी राष्ट्रों का काफ़ी दोहन कर चुके होते हैं, यानी कि इनका आर्थिक दोहन कर चुके होते हैं, इनका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर चुके होते हैं। तो अत्यधिक दोहन होने के कारण ये जो उपनिवेशी राष्ट्र होते हैं यह पिछड़ जाते हैं। और फिर जैसे जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन इत्यादि जो साम्राज्यवादी राष्ट्र होते हैं, इनको स्वतंत्रता देना प्रारंभ कर दिया। तो उस स्थिति में जब इनको स्वतंत्रता देना प्रारंभ कर दिया गया था, तो उस स्थिति में यह जो उपनिवेशी राष्ट्र होते हैं काफ़ी पिछड़ जाते हैं, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी निम्न स्तर की हो जाती है, प्रौद्योगिकी स्थिति काफ़ी निम्न स्तर की हो जाती है, जो वहाँ का जीवन स्तर होता है वह भी निम्न स्तर का हो जाता है। तो इसी राष्ट्रों को हम तृतीय विश्व की संज्ञा देते हैं। जो उपनिवेशी राष्ट्र होते हैं जब आज़ाद होते हैं तो उन उपनिवेशी राष्ट्रों को तृतीय विश्व की संज्ञा दिया जाता है। तृतीय विश्व की संज्ञा दिया जाता है, तृतीय विश्व की संज्ञा दिया जाता है। और बाद में इनमें से कुछ राष्ट्र निकल कर, यानी कि बाद में धीरे धीरे कुछ राष्ट्र बहुत तेज़ी से उन्नति करते हैं, जैसे कि भारत 1947 में बहुत तेज़ी से उन्नति करता है। 1947 में भारत आज़ाद होता है, और 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो यहाँ 1951 में प्रथम चुनाव होता है और जवाहरलाल प्रधानमंत्री होते हैं। फिर भारत का बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो अब भारत जो है वह तृतीय विश्व से निकलकर वह किस में आ गया, विकासशील देशों की श्रेणी में आ गया, यानी कि अल्प विकसित देशों से निकलकर वह विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आ जाता है। तो जब विभिन्न उपनिवेशी राष्ट्र थे तो उनको जब आज़ादी मिलती है तो वह कैसे कैसे प्रगति करते हैं, तो उसी प्रगति को हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। यानी कि विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका, यानी कि देखिए विश्व को 3 स्तर में बांटा गया है। विकास और प्रगति की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, और दूसरा है विकासशील राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र या देश। विकासशील राष्ट्र पहला विकसित राष्ट्र, दूसरा विकासशील राष्ट्र, और तीसरा अल्प विकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र। ये 3 प्रकार के कैटेगरी विभाजित की गई है। तो विकास व प्रगति की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र, ये 3 प्रकार के राष्ट्र हो गए। विकसित राष्ट्र कौन होते हैं? विकसित राष्ट्र ऐसे राष्ट्र होते हैं जिनका जनसंख्या का अल्प भाग कृषि में संबद्ध होता है, यानी कि जो कृषि में संबद्ध होता है। अल्प भाग किसका? जनसंख्या का अल्प भाग कृषि में संबद्ध होता है। और इसके अलावा यहाँ पे तकनीकी व उद्योग यह चरम पर होते हैं, तकनीकी व उद्योग चरम पर होते हैं। और उद्योग जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, यानी कि उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और लागत कम आती है, लागत कम होती है और अधिक से अधिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उद्योगों में उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादन लागत कम होती है इनकी, और उद्योग अधिक होता है, और पूंजी निर्माण अधिक होता है, पूंजी निर्माण
अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है तो इनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। इनमें बचत, इन राष्ट्रों के व्यक्तियों के पास बचत अधिक होता है, निवेश अधिक होता है, यानी कि वह अधिक से अधिक निवेश करते हैं, अधिक से अधिक बचत करते हैं, और वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन अधिक होता है। विकसित राष्ट्रों के पास प्राकृतिक संसाधन अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम होती है और इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन होता है। जब अधिक से अधिक उत्पादन होता है तो वस्तुओं का निर्यात अधिक से अधिक निर्यात किया जाता है, वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात किया जाता है, और आयात कम होता है, उनको बहुत जरूरत नहीं होती है, वह विदेशों से बहुत कम वस्तुओं को मंगाते हैं, और पूंजी निर्माण अधिक होता है। तो इस तरह से ऐसे राष्ट्रों को हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। और साथ ही साथ इनका जो जीडीपी स्तर होता है वह बहुत ऊंचा होता है, हाई होता है, बहुत हाई लेवल का होता है जीडीपी स्तर। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी इनका बहुत अधिक होता है। जिन राष्ट्रों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं उन राष्ट्रों को हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इत्यादि राष्ट्र। ये सारे राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रसिया और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि राष्ट्र हैं। ये विकसित राष्ट्र, मतलब इनका सकल घरेलू उत्पाद अधिक होता है, जनसंख्या कम होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, भौतिक जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, यानी कि जीवन स्तर जो होता है काफ़ी ऊंचा होता है। वहीं पर जो विकासशील राष्ट्र होता है यह अधिकांशतः कृषि पर आधारित होता है। जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि में संलग्न होती है, कृषि कार्यों में संलग्न होती है, और यहाँ पे उद्योग धंधे कम होते हैं उद्योग धंधे। और इसके अलावा यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होती है, और पूंजी निर्माण कम होता है, लोगों के पास पूंजी इतनी नहीं रहती है, पूंजी निर्माण करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूंजी निर्माण कम होता है। और प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं, परंतु इनका दोहन कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों की विशेषताएं क्या होती हैं। कृषि में कम जनसंख्या होती है, कम लोग कृषि करते हैं, और तकनीकी उद्योग अधिक होता है, उत्पादन लागत कम होती है, पूंजी निर्माण अधिक होता है, बचत अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जीडीपी हाई रहता है, कि अधिकांश भाग कृषि कार्यों में संलग्न रहती है, उद्योग धंधे कम होते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होता है, यानी कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी आय नहीं हो पाती है, पूंजी निर्माण कम होता है, प्राकृतिक संसाधन तो अधिक होता है लेकिन उनका दोहन कम होता है। और ऐसे देशों में अधिक से अधिक आयात किया जाता है, अधिक से अधिक वस्तुओं का आयात किया जाता है, निर्यात कम होता है, यानी कि अधिक से अधिक आयात किया जाता है, निर्यात कम होता है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण कार्यकुशलता का अभाव रहता है, जैसा कि इटली में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, रसिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में है। यहाँ पे जनसंख्या कम है लेकिन जनसंख्या जो होती है वो काफ़ी प्रशिक्षित होती है, काफ़ी ट्रेंड होती है, वह आत्मनिर्भर होती है जनसंख्या, वह सरकार पे डिपेंड नहीं होती है, वह स्वयं अपना बिजनेस करती है, स्वयं अपना व्यवसाय करती है, व्यवसाय कार्यों में संबद्ध रहती है। लेकिन विकासशील राष्ट्रों में देखते हैं कि न तो उद्योग धंधे की पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधे नहीं होते हैं, जनता कृषि कार्यों में संबद्ध होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यानी कि उनको यदि 100 रुपये की आवश्यकता होती है तो वह 80 रुपये ही कमा पाते हैं, यानी कि आर्थिक अभाव में जीवन यापन करते रहते हैं और अधिक से अधिक यह आयात करते हैं, यानी कि आंशिक रूप से यह विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं, आंशिक रूप से यह विकसित राष्ट्रों पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से विकासशील राष्ट्र
विकासशील राष्ट्र की जो जीडीपी होती है, जीडीपी वह कम होती है। विकासशील राष्ट्रों की जीडीपी कम होती है। अब विकासशील राष्ट्रों में कौन है? जैसे कि भारत है, भूटान है। भारत को हम देख सकते हैं कि भारत विकासशील राष्ट्र है। भारत की अभी भी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है, कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। और भूटान, हम भूटान को ले सकते हैं। भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि देशों, बांग्लादेश है, अफ्रीका है। अफ्रीका को भी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाता है। चीन को ले सकते हैं। चीन भी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में था, लेकिन वर्तमान में चीन विकासशील राष्ट्रों से निकलकर कहाँ आ गया है? विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। चाइना विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। चीन यह भी विकासशील रहा। अब आइए देखते हैं अल्प विकसित राष्ट्र कौन है। अल्प विकसित राष्ट्र ऐसे राष्ट्र होते हैं जिनकी जो औद्योगिक क्षमता होती है वह बहुत ही कम होती है। औद्योगिक क्षमता यानी कि उद्योग धंधे होते हैं, यह बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही न्यून मात्रा में होते हैं, बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। यह पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, पूर्णतया कृषि पर निर्भर होते हैं, पूर्णतया कृषि पर निर्भर होते हैं, पूर्णतया या कृषि पर निर्भर होते हैं। और यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, जनसंख्या अधिक होता है, यानी जनसंख्या के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। और अल्प विकसित राष्ट्र आंशिक या पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश दे सकते हैं, जैसे हम अफ्रीकी कंट्री को देख सकते हैं, अफ्रीका के कुछ देशों को देख सकते हैं। अफ्रीका के कुछ देश जो होते हैं वह पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर निर्भर हैं या आंशिक रूप से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। यहाँ राष्ट्रीय आय जो होती है और पूंजी निर्माण जो होता है वह बहुत ही निम्न स्तर पर होता है, तो ऐसे देशों को हम अल्प विकसित राष्ट्र कहते हैं। यानी कि जो अभी अपनी उन्नति नहीं कर पाए हैं, जो अभी पूर्ण रूप से अपनी उन्नति नहीं कर पाए हैं, प्रगति नहीं कर पाए हैं, विकास नहीं कर पाए हैं और यह पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर निर्भर हैं, प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान के लिए वगैरह वगैरह विभिन्न चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे देशों को हम अल्प विकसित राष्ट्र कहते हैं। जैसा कि जब 1947 के पश्चात या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उपनिवेशी राष्ट्र आज़ाद होते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि जो साम्राज्यी राज्यों के चंगुल से मुक्त होते हैं, तब इनको तृतीय विश्व की श्रेणी में रखा गया था। तृतीय विश्व कहा जाता था, तीसरा विश्व, यानी कि एक विश्व था विकसित राष्ट्रों का, दूसरा विश्व था विकासशील राष्ट्रों का और तीसरा विश्व क्या हो गया? अल्प विकसित राष्ट्रों का हो गया। या एक विश्व जो था वह पूंजीवादी देशों से संबद्ध था। एक विश्व जो था वह पूंजीवाद का समर्थक होता है, दूसरा विश्व साम्यवाद का समर्थक होता है और जो तीसरा विश्व होता है वह न तो पूंजीवाद का समर्थक होता है न तो साम्यवाद का समर्थक होता है। ये तटस्थता की नीति अपनाते हैं, लेकिन ये जो देश होते हैं यह बहुत ही कम विकसित होते हैं, इनके पास बहुत ही कम क्षमता होती है, विकास बहुत कम होता है। तो इस सारे विशेषताएं अल्प विकसित राष्ट्रों में देखी जा सकती है। तो यह है विकसित, विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका क्या है। ये जैसा कि आपने देखा कि ये सब विकासशील देशों की विशेषताएं हैं, यानी कि जो अभी प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और वह विकसित नहीं हो पाए हैं लेकिन विकसित राष्ट्रों के करीब करीब पहुंच गए हैं, ऐसे राष्ट्रों को हम विकासशील राष्ट्र कहते हैं। और अल्प विकसित राष्ट्र किसको कहते हैं? जो अत्यधिक गरीब हों, जो राष्ट्र अत्यधिक गरीब हो। जैसे इसकी तुलना में व्यक्ति के माध्यम से करता हूं, जैसे कि व्यक्तियों की श्रेणी होती है, एक होता है उच्च वर्ग, जैसे कि धीरू भाई, जैसे कि मुकेश अंबानी, यानी कि जितने भी उद्योगपति हैं, जिनके पास व्यवसाय है वह उच्च वर्ग है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, वह जो चाहते हैं वह चीज़ें खरीद लेते हैं, यानी कि वह अपनी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो यही है विकसित राष्ट्र। तो वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं, उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं रहती है, वह जब चाहें तो अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं।
वहीं जो दूसरा वर्ग होता है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, वह मध्यम वर्ग जो होता है, जो मध्यम मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास जो होता है, मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है वह केवल खाने, यानी कि वह केवल अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने में ही अपना सारा धन व्यय कर देती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि बचत हो, जबकि उच्च वर्ग के पास या हाई क्लासेज के पास या अपर क्लासेज के पास काफ़ी बचत होती है, वह उनके पास पैसों की बचत होती है। लेकिन मध्य वर्ग के पास पैसों की बचत नहीं होती है, जितना ये कमाते हैं उतनी आवश्यकताएं इनकी पूरी होती रहती है। वही निम्न वर्ग जो होता है, निम्न वर्ग, जो निम्न वर्ग होता है, जैसे कि लेबर क्लास को हम ले लें, मजदूर वर्ग को ले लें, तो यह केवल यह जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, इनके पास बचत नहीं होता है। इनकी आवश्यकताएं यदि 100 रुपये की है तो यह मुश्किल से 80 रुपये कमा पाते हैं या 80 रुपये जुटा पाते हैं। तो ये निम्न वर्ग है जो कि हमेशा अभाव में रहते हैं। ये जो निम्न वर्ग होते हैं वह हमेशा अभाव में रहते हैं। वह जब श्रम करते हैं उनके पास केवल श्रम ही होता है और श्रम के आधार पर ही वो पूंजी का निर्माण करते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के पास श्रम के अलावा बहुत कुछ संसाधन होते हैं, लेकिन वह संसाधन इनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह से यह उच्च वर्ग, यह विकसित राष्ट्र हो गया, यह विकासशील राष्ट्र हो गया, यह अल्प विकसित राष्ट्र हो गया। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।